Good morning, students. Welcome back to part 6 of class 6 English, chapter number 10, The Banyan Tree. And you all know about Ruskin Bond, who is a very famous author who has written this small chapter. I, Shweta Somra, am your English teacher, and today we will be discussing the grammar part or the working with the language part of this chapter, which is part 6. Do you remember what we read in this chapter? Banyan tree. देखो नाम तो banyan tree है इस चैप्टर का, बट banyan tree का कितना इंपॉर्टेंस या रोल था इस चैप्टर में जहां हमने इसको पढ़ा, बताइए. Banyan tree was a place where our Ruskin Bond, or the child narrator of the story, was sitting and watching the fight of a cobra as well as a mongoose. है ना? Banyan tree था ग्रैंडफादर के गार्डन में, जहाँ पे वो बच्चा अपने दादी दादा के साथ रहता था. उनके गार्डन में एक banyan tree था. Banyan tree means बरगद का पेड़, है ना? उसमें क्या था बेटा? उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी टहनियाँ थीं और उसकी रूट्स जो थीं वो नीचे तक लटक गई थी, और उसके लिए बहुत अच्छी हैंग आउट करने की जगह बन गई थी रस्किन बॉन्ड के लिए, क्योंकि वो बहुत शेडी था. उसमें बहुत सारे बर्ड्स, अलग अलग टाइप्स के बर्ड्स और उनके झुंड आते थे. रेड फिग्स लगते थे उसके स्प्रिंग सीजन में. उस टाइम तो सबसे ज़्यादा नॉइजिएस्ट प्लेस पूरे देहरादून में ऐसे लगता था वो banyan ट्री ही है ना? और बहुत सारी लाइव्स को वो सपोर्ट करता था. सो मेनी लाइव्स यूज्ड टू बी लिविंग on that tree, like squirrels or small insects or snakes also, and very different kinds of birds. बहुत तरह की बर्ड्स थी, उनके नेस्ट्स थे, और छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी रहते थे, स्क्विरल्स भी रहती थी. तो ये सारे इंसेक्ट्स की जो और एनिमल्स की वो लाइफ को सपोर्ट करता था. प्लस जो हमारे नरेटर हैं, बहुत प्यारे से रस्किन बॉन्ड जो बचपन में अपनी बात बता रहे हैं, उनकी तो बस वो बहुत अच्छी जगह थी. दोपहर में आराम से बैठ के और वो बुक रीडिंग करते थे. एक छोटी सी लाइब्रेरी बना ली थी उन्होंने वहाँ पे. और एक दिन जब बहुत गर्मी का दिन था और सब लोग अपने घरों के अंदर चले गए, उस टाइम क्या हुआ, इनका भी मन किया कि चलो मैं भी क्यों ना रामू के साथ, उनकी बफलोज के साथ पॉन्ड में नहा के आता हूँ. ठीक है, लेकिन जैसे ही वो उतरने वाला था banyan ट्री से, रस्किन बॉन्ड ने देखा कि एक स्नेक, कोबरा स्नेक, वो धीरे से ग्लाइड आउट हुआ कैक्टस के पीछे से, धीरे से निकल के आया कैक्टस प्लांट के पीछे से. ठीक है, और दूसरी ही पल एक मॉन्गूस भी आ गया, उसके सामने आकर खड़ा हो गया. एंड ऑल ऑफ अ सडन ही स्टॉप्ड, और वो रुक गया. उसने सोचा अब आगे मुझे कहीं नहीं जाना, कोई नहाने नहीं जाना. आई एम गोइंग टू वॉच द फाइट नाउ. मैं तो यहीं बैठूंगा बिकॉज आई एम सेफ, क्योंकि वो banyan ट्री के एक लेयर ऊपर बैठा हुआ था, है ना? थोड़ा सा आधा banyan ट्री पे चढ़ के वो बैठा हुआ था. उसने सोचा आज मैं तो ये फाइट देखने ही वाला हूँ. टुडे आई एम गोइंग टू वॉच दिस फाइट एनी हाउ. आई एम नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर नाउ. एंड he saw the fight of the cobra as well as the mongoose, how they prepared for their fight, कैसे तो उन्होंने अपनी फाइट की तैयारियां करी, एंड हाउ दे स्टार्टेड टू फाइट विद ईच अदर, कैसे उन्होंने एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट किया. एंड 2 other spectators also came to watch the fight. 2 और दर्शक भी आ गए उनकी फाइट देखने के लिए. वो 2 दर्शक कौन थे बताइए, याद है आपको? वन वॉज क्रो, जंगल क्रो, एंड द अदर वॉज मैना. ठीक है, याद है ना? वो दोनों भी फाइट देखने के लिए आए थे. और जैसे ही वो आके कैक्टस प्लांट के पास बैठे, उनको जैसे ही मौका मिला स्नेक के ऊपर अटैक करने का, तो वो अटैक करने के लिए गए. 1-2 बार तो वो नाकाम रहे, बट फाइनली जब क्रो ने कोशिश की तो नाग ने उसको डस लिया. ओके, द कोबरा put his poison in the body of the crow and crow died. और मैना बहुत स्मार्ट निकली, वो तो तुरंत वहां से निकल ली, क्योंकि क्रो का तो काम तमाम हो चुका था. मैना तो वहां से निकल ली. और लास्ट में फाइट में क्या हुआ? एज यूजुअल mongoose won the fight and cobra was dead. ठीक है, और ये उस फाइट का एंड हुआ था. सो दिस वाज द स्टोरी विच वी रेड इन द banyan tree about Ruskin Bond and his childhood. What did he saw about the fight of a mongoose as well as a
कोबरा स्नेक। तो ये हमने पढ़ा था, आज हम इसका वर्किंग विद लैंग्वेज पार्ट कर रहे हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज द वर्ड राउंड यूजुअली मीन्स अ काइंड ऑफ शेप। What is its meaning in the story? राउंड का क्या मतलब है बेटा? देखो, जब भी आप ऐसे कुछ ड्रॉ करते हो, इट मीन्स दिस इज अ राउंड फिगर, है ना? क्लॉक कैसी होती है? क्लॉक इज राउंड। चपाती कैसी होती है? चपाती भी राउंड, है ना? सर्कल कैसे बनता है? ये सर्कल है, ये भी राउंड। तो राउंड क्या होता है? एक्चुअली इट मीन्स अ काइंड ऑफ शेप। ये शेप ही है ना? बट वॉट इज इट्स मीनिंग इन द स्टोरी? स्टोरी में क्या मतलब है? आपको बताया था, देयर वर 1, 2 and 3 राउंड्स ऑफ फाइट बिटवीन द mongoose एज वेल एज द कोबरा। बताया था ना? तो वो राउंड की बात हो रही है। पहला राउंड, दूसरा राउंड और तीसरा राउंड। ऑलराइट, चलो देखते हैं आंसर। द वर्ड राउंड इन द स्टोरी मीन्स द डिफरेंट phases ऑफ फाइट बिटवीन द कोबरा एंड द mongoose। एक्चुअली में राउंड का मतलब होता है ये गोल, बट हियर इन द स्टोरी इट मीन्स डिफरेंट फेजेस, अलग अलग लेवल्स फाइट के, ऑफ द फाइट बिटवीन द कोबरा एंड द mongoose। जो अलग अलग लेवल्स की फाइट हो रही थी ना, राउंड 1, लेवल 1 हो गया इतने मिनट्स का, उसके बाद लेवल 2 इतने मिनट्स का, और फिर लेवल 3 इतने मिनट्स का। तो ये फेजेस और लेवल्स जो है फाइट के, इनको यहाँ पे राउंड कह रहे हैं, ठीक है? फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड सो ऑन। गेटिंग? गुड। Second question here is, find 5 words in the following paragraph which are generally associated with trees. Now here we have a paragraph in front of us. हमारे सामने एक पैराग्राफ है, उसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं। हमको कितने वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं? 5 वर्ड्स। 5 वर्ड्स हमको ढूंढने हैं इस पैराग्राफ में से। वो किस तरह के वर्ड्स होंगे बेटा? which are generally associated with trees. The words which we are going to find must be associated with trees. जो शब्द हमें ढूंढने हैं वो trees से जुड़े होने चाहिए, ठीक है? But here they have been used differently. लेकिन इस पैराग्राफ में उन वर्ड्स को कुछ अलग तरह से यूज किया हुआ है। Underline the words. Now we have to underline those words which are associated with the trees. और इस पैराग्राफ में हमको उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, अलग से दिखाना है, जो कि पेड़ों से जुड़े हुए हैं। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, इट्स वेरी 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 इजी, बहुत आसान है, आप तुरंत से पकड़ लोगे उन वर्ड्स को। चलो विल सी। हरी लीव्स फॉर वर्क एट 9 एवरी मॉर्निंग। हरी नाम का एक बंदा है जो हर सुबह 9 बजे काम के लिए निकल जाता है, ठीक है? ध्यान देना कहीं आप पकड़ पा रहे हैं या नहीं वर्ड्स को। He works in the local branch of the firm of which his uncle is the owner. और जो हरी है वो कहाँ पे काम करता है? एक लोकल ब्रांच में काम करता है जहाँ पे उसके अंकल जो है वो ही मालिक हैं। Hari's success is really the fruit of his own labor. और हरी का जो सक्सेस है वो उसके हार्डवर्क का या उसके लेबर का, उसके कार्य का ही फ्रूट है, फल है। He is happy but he has a small problem. वो खुश तो है पर उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है उसको वहां पर। The root cause of his problem is a stray dog. उसकी जो प्रॉब्लम की जड़ है, जो प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम जो है उसकी जड़ है, वो कौन है? स्ट्रे डॉग। स्ट्रे डॉग क्या होता है? डॉग तो आपको पता है, इट्स अ डॉग, ठीक है? कुत्ता वो होता है डॉग। स्ट्रे डॉग क्या होता है? एनीवन ऑफ यू? यस, स्ट्रे डॉग होता है जो ऐसे ही गलियों में घूमता रहता है, आवारा कुत्ता, ठीक है? आवारा पशु बोलते हैं ना अपन, स्ट्रे कैटल। तो स्ट्रे कैटल मीन्स आवारा पशु, जिनके कोई मालिक नहीं होते हैं, दे आर कॉल्ड स्ट्रे एनिमल्स, ठीक है? काउस भी होती हैं, गोट्स भी होती हैं, एंड यू मस्ट हैव सीन मेनी डॉग्स ऑल्सो, ठीक है? दे आर व्हाट? स्ट्रे कैटल। ओके, सो द रूट कॉज ऑफ हिज प्रॉब्लम इज अ स्ट्रे डॉग नियर हिज ऑफिस। उसके ऑफिस के पास में एक
आवारा कुत्ता है. The dog welcomes Hari with a loud bark every day. और जो हरी है उसको वो डॉग रोज सुबह भौंक भौंक के उसको वेलकम करता है. Bark means भौंकना. Is there any other meaning of bark also? चलो हम देखते हैं. तो अभी मैं आपको दोबारा से इसको दिखाती हूं. आपको कुछ वर्ड्स समझ में आए? कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका मतलब ट्री से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हों. देखो, देर आर सो मेनी वर्ड्स रिलेटेड टू ट्रीज. नाउ ट्रीज में क्या होता है बेटा? स्टेम होता है, देन यू हैव रूट्स, एंड व्हाट एल्स? यू हैव लीव्स, राइट? एंड व्हाट एल्स? यू हैव फ्रूट्स. सो मेनी थिंग्स, है ना? और फ्लावर्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, सब ये सब क्या है? पेड़ के पार्ट है ना? देन ब्रांचेस ऑफ द ट्री, branches भी हैं. So are there any words of such kind which are related to a tree which you can find in this paragraph? बिल्कुल. देखो, leaves for work. Hari leaves for work. हरी काम के लिए जा रहा है. यहाँ तो होता है जाना, ठीक है? But leaves का क्या मतलब है? बहुत सारे पत्ते. Next, he works in the local branch office. Branch क्या होती है? टहनी या शाखा. All right. So branch office, branch of the firm of which his uncle is the owner. Hari's success is really the fruit. Okay. Now this is another word, fruit. फल, ये भी पेड़ से related है and it's associated with the tree. Of his own labor, he is happy, but he has a small problem. The root cause. कौन सा cause? Root cause. रूट कॉज मतलब उसकी प्रॉब्लम की जड़ क्या है? डॉगी. दैट्स स्ट्रे डॉग. सो रूट इज ऑल्सो रिलेटेड और एसोसिएटेड टू अ ट्री, राइट? ओके. देन द डॉग वेलकम्स हरी विद अ लाउड बार्क. बार्क क्या होता है? पेड़ की छाल, ठीक है? जो स्टेम होती है उसके ऊपर सूखी हुई जो लेयर होती है, द स्किन यू कैन से, दैट इज बार्क ऑफ द ट्री, ठीक है? और बार्क का मतलब होता है भौंकना भी. Getting? So these are the words which we had to find. Come, let's see the answer. See, Hari leaves for work. Now these words have two meanings, बेटा, ठीक है? इन words के दो meanings है. एक meaning अलग है, एक अलग है completely, है ना? He leaves for work at 9 every morning. He works in the local branch of the firm of which his uncle is the owner. Hari's success is really the fruit of his own labor. He is happy, but he has a small problem. The root cause, remember, root cause of his problem is a stray dog near his office. The dog welcomes Hari with a loud bark every day. समझ में आ गया सबको? So these are the words 1, 2, 3, 4 and 5. They are all associated with tree. ठीक है? Next question. The words in the box are all words that describe movement. इस बॉक्स में, ये देखो, ये एक बॉक्स है और इसमें ये जो वर्ड्स हैं बेटा, इन सब का मतलब होता है कोई ना कोई मूवमेंट. मूवमेंट क्या होता है? एन एक्ट ऑफ एक्शन, ठीक है? कोई करने का प्रोसेस, कुछ हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट या गति, हिंदी में आप कह सकते हो, ठीक है? मोशन. ओके. अब इन सब वर्ड्स में कोई ना कोई मोशन या कोई गति आपको दिखाई दे रही है. यूज देम टू फिल इन द ब्लैंक्स in the sentences below. Now you have to do one thing. You have to use these words and fill in the blanks which are given below. आपको क्या करना है बेटा? इन सब वर्ड्स को यूज करना है जो नीचे दिए गए fill in the blanks हैं उसमें. But make sure that it should be a very appropriate one. ठीक है? एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो परफेक्ट वर्ड है वो ही आपको लिखना है इसमें. और इन सब वर्ड्स के मीनिंग्स मैं आपको चैप्टर में समझा चुकी हूँ. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स टू यू. अगर आपने सारे देखे हैं, पहले वाली जो स्टोरी सुनी है आपने, तो उसमें मैंने सब इनको बता रखा है. द फर्स्ट वन देखो, डाइव्ड पहले आपको बता देती हूँ. डाइव्ड मतलब किसी चीज़ में गोता मारना,
है ना, या फिर ऊपर से नीचे ऐसे जंप करना. ग्लाइडिंग मतलब ऐसे धीरे से यूं करके निकलना स्मूथली. स्प्रैंग उछल के इधर उछल के उधर, दैट मीन्स स्प्रैंग, टू जंप असाइड. ठीक है. डार्टिंग, डार्टिंग आपको बताया था जल्दी जल्दी कोई एक्शन करना, मतलब आप कहीं जा रहे हो, जल्दी जल्दी चल के जा रहे हो. हियर डार्टिंग हमने यूज किया था फॉर द टंग ऑफ स्नेक. ठीक है, सांप की जीभ के लिए, बिकॉज इट वॉज डार्टिंग इन एंड आउट क्विकली, वो बाहर और अंदर जा रही थी बहुत जल्दी जल्दी. whipped बैक, whipped बैक मतलब वापस से ऐसे ऐसे मूवमेंट करना. delving, delving का मतलब क्या था, सर्चिंग फॉर समथिंग. ठीक है, किसी चीज के को ढूंढना या खोजना, दैट वॉज delving. Getting all the meanings? Okay, now we will start with the first one. When he began to trust me, the squirrel began dash into my pockets for morsels of cake. When he began to trust me, जब squirrel ने मेरे को भरोसा करना शुरू किया, रस्किन बॉन्ड के ऊपर भरोसा करना शुरू किया, the squirrel began doing what? Into my pockets for morsels of cake. वो क्या कर रही थी पॉकेट में? पॉकेट में घुस के और ढूंढ रही थी. इट वॉज सर्चिंग फॉर द फूड. फूड के पीसेस के लिए वो उसकी पॉकेट्स में घुस जाती थी ना. यस, वो ही स्क्विरल की बात हो रही है. सो हियर व्हाट वर्ड विल यू यूज? डेल्विंग. ठीक है, क्या वर्ड यूज करोगे बेटा? दिस वन. ओके, सो राइट वन हियर. I saw a cobra dash out of a clump of cactus. कोबरा कैसे आया था? ग्लाइडेड आउट फ्रॉम द क्लम्प ऑफ कैक्टस. क्लम्प का मतलब झुंड, आपको बताया था ना, अ ग्रुप ऑफ ट्रीज और प्लांट्स. क्लम्प मीन्स झुंड में से, और कैक्टस के क्लम्प में से कौन बाहर आया था? ग्लाइड करता हुआ, स्मूथली मूव करता हुआ कोबरा. सो हियर यू विल राइट दिस. दिस इज द सेकेंड वन. ठीक है. नेक्स्ट, द स्नेक हिस्ड, हिज फोर्क्ड टंग डैश इन एंड आउट. स्नेक ने क्या किया? ऐसे आवाज की, और उसकी जो फोक्ड टंग थी, फोक्ड आपको मैंने कई बार बताई बेटा, ऐसे उसकी टंग थी ना, याद है? फोक्ड टंग. तो उस टंग को उसने क्या किया? बार बार बाहर अंदर, है ना, बहुत जल्दी जल्दी. तो उसको क्या बोलते हैं? जो एक्शन क्विकली आप कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं? डार्टिंग. ठीक है. सो हियर इट विल कम डार्टिंग इन एंड आउट. Next, when the cobra tried to bite it, the mongoose dash aside. बताओ, जैसे ही कोबरा ने mongoose को बाइट करने की कोशिश की, तो mongoose ने क्या किया? It jumped aside, है ना. और jumped aside का क्या मीनिंग बताया था? I told you, sprang, right? Sprang aside. ठीक है, jumped का मतलब sprang. The snake dash his head dash to strike at the crow. क्या आएगा? The snake whipped his head. Whipped मतलब तुरंत से मुड़ा. Back to strike at the crow. वापस से. ठीक है, back. Here it will come whipped his head back to strike at the crow. Next, the birds dash at the snake. क्या आएगा? Birds क्या कर रही थी snake के ऊपर? देखो, डाइव्ड. ओके, वो उसके ऊपर उछल के जा रही थी ना, कूद के जा रहे थे ना उसको खाने के लिए. सो द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक. ठीक है, अब फटाफट से आंसर्स देख लो. द फर्स्ट वन इज व्हेन ही बिगैन टू ट्रस्ट मी, द स्क्विरल बिगैन delving into my pockets for morsels of cake. ठीक है. Next, I saw a cobra gliding out of the clump of cactus. Next, the snake hissed his forked tongue darting in and out. When the cobra tried to bite it, the mongoose sprang aside. The snake whipped his head back to strike the crow. Then the birds dived at the snake. So here we are done with the blanks. अब आगे क्या करना है? कुछ ऐसे वर्ड्स हैं स्टोरी में जिनका मतलब है टक्कर होना, तो वो हमको फाइंड आउट करने हैं. ठीक है. फाइंड आउट द वर्ड्स इन द स्टोरी विच शो थिंग्स स्ट्राइकिंग वायलेंटली. इसका मतलब है टक्कर होना, तेज वाली, जोरदार वाली, अगेंस्ट ईच अदर. The cobra struck the crow, his snout thudding against its body. ठीक है. Next,
The crow and the manna collided in mid-air. Next, the birds dived at the snake but bumped into each other instead. So here answer है देखो, the cobra struck the crow, his snout thudding, then manna collided and bumped. So these are the words here. Okay, now would or could choose करना है आपको इन statements में, तो कहाँ क्या put करना है we have to find. So choose would and could to replace the italicized words in the following sentences. Grandfather says in the old days. दादाजी कहते हैं पुराने ज़माने में elephants were able to fly in the sky. हाथी जो है वो उड़ सकते थे स्काई में बादलों की तरह. They were also able to change their shapes. अपनी shapes भी change कर लेते थे. They used to fly behind clouds and frighten them. बादलों के पीछे उड़ते थे और उनको डराते थे. People used to look up at the sky in wonder. और लोग आश्चर्य से स्काई की तरफ देखते थे. Now here we have to use would and could. देखते हैं. Elephants could fly in the sky like clouds. They could change their shapes. They would fly behind clouds and frighten them. People would look up at the sky and wonder. Next, दादाजी कहते हैं कि पुराने ज़माने में because there was no electricity, क्योंकि कोई लाइट नहीं होती थी तब, he used to get up with the sun and he used to go to bed with the sun like the birds. वो उठते भी सूरज के साथ थे और सोते भी सूरज के ही साथ थे. जब सूर्यास्त होता था वो सो जाते थे जैसे चिड़ियाँ सोती हैं. So here would और could use करना है. चलो देखें. Because there was no electricity, he would get up with the sun and he would go to bed with the sun like the birds. ठीक है. Next, दादाजी कहते हैं पुराने ज़माने में like the owl he was able to see quite well in the dark. He was able to tell who was coming by listening to their footsteps. वो कहते हैं कि पुराने ज़माने में मैं उल्लू की तरह अंधेरे में भी देख लेता था और कौन आ रहा है वो आहट से मैं पहचान जाता था पैरों की आवाज़ से. So would could use करना है. चलो, like the owl he could see quite well in the dark. He could tell who was coming by listening to their footsteps. Getting? आया समझ में? चलो, here we are done with this part of the chapter. We will meet in the next part with something new. Until then, every one of you, take care. Have a great day, beta. Enjoy and keep studying.